Hello everyone and welcome back to my playlist of physiology which we are doing from Guyton और चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू हम कर रहे हैं। आज का टॉपिक है कि हाउ द डीएनए जेनेटिक सिस्टम कंट्रोल्स सेल रिप्रोडक्शन। हमारे सेल्स आपको पता है बीइंग ह्यूमन बीइंग्स वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सेल एंड वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ द सेल इज दोज जो डिवाइडिंग सेल्स हैं। ओके, एंड द डिवाइडिंग सेल्स ऑब्वियसली अंडरगो डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल डिवीजन। सो एक सेल से दो सेल अगर बन रहे हैं, सो वी हैव द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इन प्लेस। वी ऑल्सो हैव अ प्रोसेस जिसमें एक सेल से 4 डिफरेंट सेल्स बनते हैं, मियोसिस। सो बेसिकली जो सेल रिप्रोडक्शन और इवन सेल ग्रोथ का जो फिनोमिना है, दे आर ऑल कंट्रोल्ड बाय द जेनेटिक सिस्टम। सो सेल रिप्रोडक्शन is another example of the ubiquitous role that the DNA genetic system plays in life. Point इस sentence का ये है कि even the cell reproduction procedures are controlled by your genetic codes. The genes and their regulatory mechanisms determine cell growth characteristics. And when or whether the cells divide into forming new cells is all controlled by your DNA. यानी आपकी बॉडी में जो सेल डिवीजन के प्रोसीजर्स हैं, these are not haphazard, these are not random procedures, these are procedures which are in planning. They are controlled very meticulously by the DNA and the genetic system. In this way, all important genetic system controls each stage in the development of human. जब एक zygote से पूरा embryo develop होता है, this is all controlled by the DNA machinery. तो इस पूरे पैराग्राफ का जो bottom line take home message है वो यही कि all cellular processes including cell reproduction and cell growth are controlled by DNA. So now we will dive a little deeper into the life cycle of the cell, which is actually the period फ्रॉम सेल रिप्रोडक्शन टू द नेक्स्ट सेल रिप्रोडक्शन। यानी एक सेल से जब ये नया सेल बन गया तो इसका लाइफ साइकिल बिगिन हो गया, और जब ये अगले 2 सेल में डिवाइड होगा तो यहाँ से लेके नेक्स्ट सेल डिवीजन तक ये जो पूरा टाइम पीरियड है, दिस इज ऑल इज नोन एज द लाइफ साइकिल ऑफ अ सेल। व्हेन मेमेलियन सेल्स आर नॉट इनहिबिटेड and are reproducing as rapidly as they can, this life cycle may be as little as 10 to 30 hours. कहने का मतलब ये है कि एक सेल बना, ये फौरन 2 सेल बनाएगा, इनसे फौरन अगले 2 और सेल बनेंगे, उनसे फौरन अगले 2 और सेल बनेंगे। सो इफ द प्रोसेस इज नॉट इनहिबिटेड एंड द सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड, तो जो उसका लाइफ स्पैन है वो ज़ाहिर शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सेल बना, सेल ए, ये 10 घंटे बाद इसने सेल बी और सी बना दिए, तो ये जो लाइफ स्पैन है इट इज़ जस्ट सच ए स्मॉल लाइफ स्पैन। लेकिन अगर कोई सेल ऐसे होता कि सपोज ये एक सेल है, इससे ये सेल बना और अब ये सेल इनहिबिट कर दिया गया, इसमें कोई फर्दर ग्रोथ नहीं हो रही। अब अगर फर्दर ग्रोथ नहीं होगी तो नेक्स्ट सेल नहीं बनेगा, तो इसका लाइफ साइकिल, इसकी लाइफ स्पैन बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके, द इवेंट्स ऑफ द माइटोसिस आर शोन इन द फिगर। अभी हम देखते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, जो कि आगे चल के डिफाइन करेंगे, हम डिस्क्राइब करेंगे इनके बारे में। द एक्चुअल स्टेज ऑफ माइटोसिस हाउएवर लास्ट only about 30 minutes, and thus more than 95% of the life cycle of a rapidly dividing cell is presented by the interval which is known as the interphase. So होता ये है कि suppose we have a cell here. Now the cell ultimately will divide into 2 cells and this is what we call mitosis. लेकिन ये जो 2 cell का division है, that takes only small टाइम। ज़्यादातर जो बीच का टाइम होता है विच इज़ नोन एज इंटरफेज, इसमें द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर सेल डिवीजन। तो बेसिकली उसमें जेनेटिक मटेरियल डबल हो रहा होता है एंड ऑल द एंजाइम्स एंड मशीनरीज आर बीइंग केप्ट इन प्लेस, ताकि जब सेल डिवीजन का ये प्रोसेस, ये टाइम पीरियड आए तो क्विकली एक सेल से 2 सेल्स बन जाए। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट सेल रिप्रोडक्शन। बल्कि एक लाइन मेरे ख्याल रह गई है, and I think this is important, so let's cover this first. Except in special condition of rapid cellular reproduction. तो एक बात ये आपने याद रखनी है कि जब rapid cell reproduction होगी तो life cycle कम होगा, ठीक है। Inhibitory factors almost always slow or stop the uninhibited life cycle of the cell. Therefore, the different cells of the body can actually have life cycle period that can vary from a short time span of such as an example 10 hours to sometimes the entire lifetime, such as the nerve cells. So nerve cells जो हैं वो डिवाइड ही नहीं होते हैं। एक दफ़ा नर्व सेल बन गया तो अभी डिवाइड ही नहीं होता, तो पूरी ज़िंदगी यही नर्व सेल ऐसे ही रहेगा। तो इसका लाइफ स्पैन इतना लंबा है, जबकि एक सेल ऐसा भी हो सकता है जो 10 घंटे बाद 2 और सेल्स में डिवाइड हो जाए, तो इसका लाइफ स्पैन इतना ही होगा। सो द लाइफ स्पैन डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इफ़ अ सेल इज़ रैपिडली डिवाइडिंग, उसका लाइफ स्पैन बहुत ही छोटा है, एंड इफ अ सेल इज नॉट डिवाइडिंग तो उसका लाइफ स्पैन
काफ़ी लंबा है. It can be the whole lifetime, such as in case of nerve cells. Okay. अच्छा जी, सेल रिप्रोडक्शन बिगिंस विद रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. तो अभी हम इस हेडिंग में बेसिकली बात यही तो कर रहे हैं कि हाउ डीएनए कंट्रोल्स सेल रिप्रोडक्शन. तो बेसिकली ये सारा गेम शुरू ही होता है रेप्लिकेशन का विद डीएनए. द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल रिप्रोडक्शन इज रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए सो दैट द डीएनए इन द पेरेंट सेल इज डुप्लीकेटेड. सो हियर वी हैव द क्रोमैटिन, द क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट सेल, एंड अल्टीमेटली दे डिवाइड इनटू 2 separate sets of chromosome. So replication of DNA is very, very important. The DNA begins to be duplicated 5 to 10 hours before mitosis, and the duplication is completed in about 4 to 8 hours. And this is beautiful. आपका पूरा genetic material double हो जाता है in just 4 to 8 hours. That's amazing. Very, very fast speed जो नेचर ने आपको दी है. The net result is exact 2 replicas of all the DNA. So exact DNA जितना भी है उसकी 2 कॉपीज बन जाती हैं. Now we have 2 copies and these 2 copies, एक कॉपी ऑफ DNA चली जाएगी एक सेल में, दूसरी कॉपी चली जाएगी दूसरे सेल में. Okay. And after replication of the DNA, there is another period from 1 to 2 hours before mitosis begins abruptly. और इस पीरियड में सेल एक सेल से 2 सेल में डिवाइड हो जाते हैं. Now the DNA replication का प्रोसीजर है, it is very much same in the way that RNA is transcribed from the DNA. So होता ये कि एक DNA का स्ट्रैंड है, इसकी बिल्कुल फोटोकॉपी तैयार कर दी जाती है दूसरा DNA का स्ट्रैंड. एंड ऐसा होने के लिए ऑब्वियसली जो DNA का स्ट्रैंड है वो आपको पता है कि इट्स अ डबल हेलिकल स्ट्रैंड, तो इसको पहले खुलना होगा. सो द फर्स्ट स्टेप इज दैट बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ द DNA in each chromosome are replicated. So if for example this is the chromosome, इसमें एक स्ट्रैंड ये चल रहा है, दूसरा स्ट्रैंड ये चल रहा है, so it gets opened. एक स्ट्रैंड इधर है, एक स्ट्रैंड इधर है, ये स्ट्रैंड भी कॉपी होगा. देखें ये एक डीएनए मॉलिक्यूल बन रहा है, ये स्ट्रैंड भी कॉपी होगा, और 200 इससे भी कॉपी हो रही है, इससे भी कॉपी हो रही है. So both the strands of the DNA are replicated. The entire strands of DNA helix are replicated from end to end. Multiple enzymes called DNA polymerases, which is comparable to RNA polymerases. So these are the ones which actually photocopy. So DNA polymerases photocopy the DNA which is originally there and then make new DNA. So अब आपके पास नया double helical DNA तैयार हो गया है. Now the replication fork formation, before the DNA can be replicated, it has to be unzipped. ये जो यहाँ phenomena मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखें ये 2 strands हैं which are tightly bound to each other, but they open. Only if they open, then only you can copy them. ये बिल्कुल ऐसे है कि आप एक दुकान पे किताब लेके जाएं. So you take a book with you to a photocopy shop, और वो दुकान वाले को कहें कि जनाब पेज नंबर 59 मुझे फोटोकॉपी करना है, तो ऑब्वियसली वो किताब को खोलेगा और पेज नंबर 59 पे जाएगा और फिर उसकी फोटोकॉपी करेगा. बिल्कुल ऐसे ही जो पार्ट ऑफ द डीएनए रेप्लिकेट होगा उस पार्ट को अनवाइंड होना होगा. देखिए दिस इज द वाइंड फॉर्म कि डीएनए ने डबल हेलिक्स बनाया हुआ है, इसको खोलना होगा, और इस जगह को फिर हम नाम देते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क. रेप्लिकेशन फॉर्क वो एरिया होता है डीएनए का जो ओपन होता है और डीएनए वहां कॉपी होता है. ठीक है, all important concepts guys, ये आपको सब याद रखने हैं. The direction, the DNA is directional in both strands signified by 5' to 3', and replication fork progresses only in 5' to 3' direction. That's the direction of the DNA synthesis. More about this in biochemistry lectures. At the replication fork one strand, the leading strand is oriented 3' to 5' towards. So ये biochemistry का discussion है, मैं अभी इसमें नहीं पढ़ रहा. Primer binding, once the DNA strands have been separated, a short piece of RNA which is known as primer, it binds to the 3' and or primers are generated by enzyme DNA primase. Primers का bind करना बड़ा ज़रूरी है because primers bind करेंगे फिर वो elongate होंगे. That is very important step of DNA replication. And then obviously the bases will be copied, and this step is known as elongation. And once the process is complete, this is called termination step. Okay. And by the way, in our DNA we also have proofreading capacity. So whatever we have made, we need to check कि हमने right bases copy किए हैं या नहीं. Okay, so the whole process in very simplistic terms, किस तरह से हम define कर सकते हैं कि this DNA is a double helix DNA. When it has to be copied, it opens up, and the opened area is known as replication fork, and then the RNA primer binds. Then in the presence of DNA polymerase, it is copied, okay, and then terminated. Right. Another enzyme which is called topoisomerase can transiently break the phosphodiester bonds in the backbone of the DNA strand to prevent the DNA in front of the replication form being overwound. So basically जैसे जैसे कॉपी आगे बढ़ती है, ये जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स खुले हैं रेप्लिकेशन फॉर्क पर, कहीं ये दोबारा उलझा ना दें, एक दूसरे के साथ गुत्था ना बना दें, उसके लिए टोपोआइसोमरेज इनको खोला रखता है. ओके. Now the DNA repair and the proofreading is a very important phenomena. हमारा DNA जब हम कॉपी करते हैं तो ऐसा हो सकता है ना कि
एडेनिन बेस अगर मौजूद है और इसका काउंटर पार्ट हमें बनाना है तो वो हमें थायमीन ही बनाना है साइटोसिन के साथ गवानीन. सो वी हैव टू चेक कि वी आर इनकॉर्पोरेटिंग द राइट बेसिस. उसके लिए प्रूफ रीडिंग चेक होगा ज़रूरी है, वरना अगर डीएनए रेप्लिकेशन में गलत नाइट्रोजनस बेसिस को इनकॉर्पोरेट कर दिया देन व्हाट विल हैपन कि जो बेस होनी चाहिए थी उस पॉइंट पर वो बेस नहीं होगी, उसकी जगह कोई और बेस आ जाएगी एंड दिस इज व्हाट वी कॉल म्यूटेशन. So during the hour or so between the DNA replication and the beginning of the mitosis, there is a period of active proofreading. This is very very important. और ये अगर स्टेप डिफेक्टिव होगा तो म्यूटेशंस होंगी. यानी एक ये सेल था जिसके पास डीएनए था, इससे दो सेल बने हैं, एक अब ये सेल बन गया और एक ये सेल बन गया. ये डीएनए जो यहाँ मौजूद था ये पहले डबल हुआ और डबल होके आधा इधर चला गया इसमें, आधा इसमें चला गया. अब अगर डीएनए रेप्लिकेशन में म्यूटेशंस होंगी तो ये सेल जो बना इसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पर म्यूटेशन आ गई और उससे वो एबनॉर्मल प्रोटीन बनाएगा. सो दिस सेल इज नॉट नॉर्मल, दिस इज डिफेक्टिव. देयरफॉर द प्रोसेस ऑफ प्रूफ रीडिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड इफ देयर इज एनी मिस्टेक इन द प्रूफ रीडिंग दिस इज कॉल्ड म्यूटेशन. ओके. Now, chromosomes and their replication, the DNA helices of the nucleus are packaged in chromosomes. The human cell contain about 46 chromosomes, इनमें से 23 pairs होते हैं. 46 कहें या 23 pair कहें, एक ही बात है. यानी कहने का मतलब ये होता है कि the cell we have got, any cell in your body, उसमें there are 23 pairs of chromosomes. So ये एक pair है. And every pair का एक क्रोमोसोम आता है from the father, एक क्रोमोसोम आता है from the mother. So we have 23 pairs of chromosomes coming both from father and mother. In addition to the DNA, there is large amount of protein in the chromosome and these protein molecules are basically histone molecules. And in histone molecules का काम ये होता है कि क्रोमेटिन को डेंस करके रखें और कौन सा पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम एक्सप्रेस होना है, कौन सा नहीं एक्सप्रेस होना, ये सारा प्रोटीन्स कंट्रोल करती हैं. Okay? So there are also some non-histone proteins which are also important for structural integrity of the DNA. Replication of the chromosome is in their entirety occurs during the next few minutes of the replication, so that is not something which is any problem. So the basic idea, if this is the cell and you have to divide the cell, first thing will be replication of the genetic material. It has to be doubled times 2 ताकि दो सेल जो बने उसमें equal chromatin चला जाए. Right? तो ये तो होता है जनाब. अब अगर दोबारा इस डायग्राम पे चलें, if you look at this diagram, the first thing that happens is the duplication of the genetic material. You see the genetic material is duplicated. Here if you see, this is one genetic set and this is other genetic set and now the cells divide. एक सेल ये बन गया और एक सेल ये बन गया. So cell division जब भी होता है बॉडी में, the first thing which happens is replication of the DNA. And once the replication is done, then only mitosis happens. Mitosis का जो phenomena है, it's basically division of the cell. तो अब तक हम जो बात कर रहे थे कि there was one cell और उसमें एक genetic material से there was copy and now we have two genetic materials within the same cell. जब सेल इस स्टेज पे पहुंच जाता है तो it starts dividing और अब इसे एक सेल से दो सेल बनना शुरू होते हैं. तो इस तरह से डिवीजन होती है और genetic material एक इस सेल में रह जाता है, एक इस सेल में रह जाता है. This division of cell and cytoplasm is known as mitosis. ठीक है. So once each chromosome has been replicated, within an hour or 2 hours the cells divide. और इसके लिए डिफरेंट स्टेप्स हैं और वो स्टेप्स डिवाइड होते हैं 4 तरह के स्टेजेस में, जिन्हें हम नाम देते हैं प्रोफेज, मेटाफेज एंड देन एनाफेज और टीलोफेज. सो लेट्स गो थ्रू दीज स्टेजेस. One of the first event of mitosis takes place in the cytoplasm around the small structures called the centrioles. And these centrioles, like the DNA and chromosomes, are also replicated during the process of interphase, जब cell prepare कर रहा होता है division के लिए. And each centriole is a very small cylindrical body, about 0.4 micron in length and 0.15 micrometer in diameter. It consists mainly of 9 parallel tubes and 2 centrioles of each pair lie at the right angles to each other. ये unnecessary details हैं. Each pair of centriole along with the attached pericentriolar material is called a centrosome. Basically, ये जो centrosome और centriole की स्टोरी है ना, they are very important because होता ये है कि सेल में these देखें राइट एंगल पे एक इस तरह से एक इस तरह से, so centrioles मौजूद हैं और ये opposite poles पे मूव करते हैं. So you see there is one set of centriole here and one set of centriole here और इनमें से फिर spindle fibers निकलते हैं और वो spindle fiber करते ये हैं कि they start
अटैचिंग टू द जेनेटिक मटेरियल और वो क्रोमैटिड्स को खींचते हैं फिर. तो ये सी इस डायग्राम में द क्रोमैटिड इज प्रेजेंट इन द सेंटर, और एक्चुअली वो स्टेज जिसमें क्रोमैटिड सेंटर में मौजूद होता है उसे हम नाम देते हैं मेटाफेज. सो मेटाफेज में द क्रोमैटिड्स आर जस्ट प्रेजेंट इन द सेंटर एंड देन द स्पिंडल फाइबर्स पुल द क्रोमोसोम्स towards the pole. and अब यहाँ पर इस पोल में ये क्रोमोसोमल मटेरियल आ गया, इस पोल में ये क्रोमोसोमल मटेरियल आ गया. सो नाउ इमेजिन, आई मीन दिस इज जस्ट अ ब्यूटीफुल सेटअप कि सेंट्रियोल्स कोनों पे चले गए, कोनों पे जाके इनमें से स्पिंडल फाइबर निकले और सारे जेनेटिक मटेरियल को आधे को यहाँ खींच लिया, आधे को यहाँ खींच लिया, राइट. So that's what happens basically during mitosis. तो प्रोफेज की अगर बात करें, इज द फर्स्ट स्टेज जिसमें स्पिंडल फाइबर्स बनना शुरू होते हैं फ्रॉम द सेंट्रियोल्स. देन ड्यूरिंग द प्रोमेटाफेज स्टेज द ग्रोइंग माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी कि स्पिंडल फाइबर्स जो हैं दे आर फर्दर स्ट्रेंथेंड एंड एट द सेम टाइम द मल्टीपल माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम द एस्टर मतलब वो कॉर्नर्स जहाँ पे सेंट्रियोल मौजूद हैं, दे स्टार्ट अटैचिंग टू क्रोमैटिड्स. और मेटाफेज में सारे के सारे जो क्रोमैटिड्स हैं दे आर अलाइंड इन द मिड लाइन. सो ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज द टू एस्टर्स ऑफ द माइटोटिक अपैरेटस उस अपैरेटस को बोल रहे हैं कि यहाँ सेंट्रियोल मौजूद है, यहाँ सेंट्रियोल मौजूद है, इनमें से स्पिंडल फाइबर निकल रहे हैं. दीज आर माइटोटिक अपैरेटस, ओके. एंड ऑल द chromosomes and the chromatids and the genetic material are present in the midline of the cell at the equatorial plate. So if you look again at this diagram, let me clean this up a bit for you so that we can one more time discuss this and have clarity on the concept. So this is the cell, nice and happy living, but now suddenly the cell decides to divide. So the next step would be कि ये जो centrioles हैं ये corners पे move करना शुरू करेंगे और genetic material में replication होगी. So you see genetic material अब double हो रहा है. इस stage में the genetic material is present right at the center and the spindle fibers are attached to the genetic material. This is what we call the metaphase, okay? And then the genetic material start moving and with the movement एक तरफ आधा genetic material निकल जाता है, दूसरी तरफ आधा genetic material रह जाता है. So the next phase is anaphase. During the anaphase what happens कि the two chromatids of each chromosome are pulled apart at the centromere and all 46 pairs of chromatids are separated. तो जो डबल डीएनए बन गया था जो सेंटर में यूँ मौजूद थे क्रोमैटिड सारे, समथिंग लाइक दिस सपोज फॉर एग्जांपल. सो यहाँ पे एक सेंट्रियोल मौजूद है, यहाँ दूसरा, और यहाँ से स्पिंडल फाइबर इस क्रोमैटिड के साथ अटैच्ड है. सो दीज क्रोमैटिड जस्ट लाइक द स्पाइडरमैन, जैसे उसमें से वो निकलता है ना, नेट निकलता है, इस क्रोमोसोम्स को अब वो खींच के यहाँ ले आएगा. दिस इज व्हाट वी कॉल एनाफेज. और जब क्रोमोसोम्स कंप्लीटली इस कॉर्नर पे पहुंच जाएंगे तो दिस विल बी देन नोन एज द टीलोफेज. तो ये माइटोसिस के स्टेप्स आपने एम्ब्रियोलॉजी में भी पढ़े हैं, दे आर प्रीटी सिंपल. बट अगेन इस वीडियो का कॉन्सेप्ट ये है कि एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द डीएनए. Okay, so control of cell growth and cell reproduction. Some cells grow and reproduce all the time. For example, your bone marrow, your skin, your GI epithelium. Some of the cells just don't reproduce for many years, such as your nerves and smooth muscles. Now there must be something na जिसको control कर रही हो. So in certain tissues, an insufficiency of some types of cell causes them to grow and reproduce rapidly until the appropriate number is attained. इसकी simple example है कि अगर किसी को एनीमिया है फॉर एग्जांपल, सो एनीमिया में रेड ब्लड सेल्स जो हैं दे विल बी रिड्यूस्ड, हीमोग्लोबिन कम होगा, एंड दिस विल बी अ सिग्नल टू द बोन मैरो टू प्रोड्यूस मोर रेड ब्लड सेल्स. सो दिस इज कंट्रोल्ड. Okay, the mechanism that maintain proper number of different types of cells in the body are not very nicely understood. That's very important to understand कि बहुत सारी चीज़ें बॉडी में अच्छे से पता नहीं है, ठीक है. However, experiments have shown at least 3 ways in which the growth controlled is actually monitored in the body. The first, growth often is controlled by growth factors. So we have a lot of growth factors which are actually protein और DNA ही से वो बनते हैं. So DNA से पहले RNA बनेगा और RNA से फिर वो proteins बनेंगी. So the growth factors are made whenever growth of the cells are required. So that's one mechanism. The second mechanism is that most normal cells stop growth when they have run out of the space for the growth. So for example, liver की अगर बात करें, so अगर liver पूरा occupied है cell से, there will be no growth. अगर यहाँ पे कोई damage होगा, so there will be a signal for growth. And the third phenomena is cells grow in tissue culture often stop growing when minute amounts of their own secretions are allowed to collect in the culture and the medium. This mechanism too could provide, that's a negative feedback mechanism. यानी अगर कोई सेल है उसमें काफ़ी ग्रोथ हो गई है तो उसमें से मॉड्यूलेटर्स निकलेंगे और उसी की ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे. सो ये बेसिक 3 थ्योरीज हैं. And then you must be aware of the telomere concept. A telomere is the region of the repetitive nucleotide sequence located at the end of the chromatid.
Telomeres serve as protective caps that prevent the chromosome from deterioration during cell division. यानी हमारे क्रोमैटिड के एंड पर जो सीक्वेंस होती है डीएनए की, दैट इज कॉल्ड टीलोमर. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये अदरवाइज अगर ये ना हो तो हर सेल डिवीजन के साथ साथ क्रोमैटिड्स छोटे होते चले जाएंगे. ड्यूरिंग सेल डिवीजन अ शॉर्ट पीस ऑफ प्राइमर आरएनए अटैचेस टू the DNA strand to start the replication. ये बात हमको पता है, हमने स्टार्ट में ये बात डिस्कस की थी कि RNA primers अटैच होते हैं. However, because the primer does not attach at the very end of the DNA strand, the copy is missing a small section of the DNA. So therefore, ये सुनिए अब गौर से, एक important concept है. With each cell division, the copied DNA loses additional nucleotides. So कुछ DNA miss होता है from the ends of the chromosome, from the telomere region. And the nucleotide sequence provided by the telomers therefore prevent the degradation of the genes near the ends of the chromosome. That's because of the enzyme telomerase. Okay? Without telomeres, the genome would progressively lose information and can be truncated. यानी हर दफ़ा जब डिवाइड होगा एक छोटा पीस मिस हो जाएगा, एक छोटा पीस मिस हो जाएगा, लेकिन उसको मेंटेन किया जाता है by the telomerases. Now, each time a cell divides, the average person loses about 30 to 200 bases. This is a big number. In some cells, such as stem cells of the bone marrow or the skin that must be replenished through the life, there is an enzyme called telomerase which adds the bases to the end of the telomeres. तो समझ रहे बात हो क्या रही है? यानी एक सेल है, उसका ये जेनेटिक मटेरियल है, उसके एंड पे जो सीक्वेंस है क्रोमोसोम की, दैट इज द टीलोमर. हर सेल डिवीजन में टीलोमर छोटा होता जाता है, सो द जेनेटिक मटेरियल इज लॉस्ट एंड देयरफॉर द सेल्स एंटर अ थिंग कॉल्ड सेनेसेंस. दे गेट ओल्ड. लेकिन जो जर्म सेल्स हैं उनमें ये स्पेशली, या वो सेल्स जो जिनकी पूरी लाइफ रैपिड डिवीजन बहुत ज़रूरी है, जैसे बोन मैरो के सेल्स हैं या जीआई एपिथेलियम के सेल्स हैं या स्किन के सेल्स हैं, तो वहाँ नेचर ने ये एंजाइम रखा है. तो जो पोर्शन मिस होता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्रोमैटिन, वो पोर्शन टीलोमर का वो रेप्लिकेट हो जाता है. सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ द टीलोमरेज. सो इट हेल्प्स द सेल्स from getting too old. It prevents the cell from senescence, right? That's the concept. Now, last thing for today's video, regulation of the size of the cell. Cell size is also determined by the function of the DNA. Okay, if replication of the DNA does not occur, the cell grows to a certain size and therefore remains at that size. Conversely, use of chemical such as colchicine makes it possible to prevent formation of the mitotic spindle. So it blocks the mitotic division and therefore it prevents mitosis even though the replication of the DNA continues. In this event, the nucleus contains far greater quantities of DNA than it normally does and the cell grows proportionately larger. It is assumed that this cell growth results from the increased production of the RNA and cell proteins, which in turn causes cell to grow larger. मतलब इस पूरे का काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा टेक्स्ट है, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि सेल डिवीजन की तरह जो सेल की ग्रोथ है, इट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन प्रोटीन्स, सो वी मेक प्रोटीन्स फ्रॉम आरएनए, और आरएनए कहाँ से बनता है? दैट कम्स फ्रॉम द डीएनए. सो व्हेनेवर डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू आरएनए, वी मेक अ लॉट ऑफ प्रोटीन एंड द सेल ग्रोज. कितना ग्रो करेगा, कहाँ जाके इसकी ग्रोथ रुकेगी, दीज थिंग्स आर पुअरली अंडरस्टूड, बट बेसिकली एवरीथिंग lies within the hidden code of the DNA. Okay, so that's for today's video. काफ़ी generic बातें थी but important concepts. Okay, so I'll see you in the next video very soon. Take care of yourself. My name is Professor Asif Qureshi and you are watching Dr. Asif Lectures.